बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफत गजीदा, सनसनी, तजस्सुस और सस्पेंस से भरपूर एक अछूता नावल। मुसन्निफ अमजद रईस। हैकिंस ने पहली चीज जो नोट की वो मार्क बेली के पुराने मकान के पर्दे थे। शायद वो घर पर नहीं है, हैकिंस ने थॉमस से कहा। दोनों यहां आने से पेशतर रिकी हैरिस के अकाउंट की मालूमात माइकल को दे चुके थे, जिसे सुनने के बाद माइकल ने थॉमस पर से अंदर जाने की पाबंदी हटा दी थी। नई हिदायत के मुताबिक दोनों को इख्तियार था कि जरूरत पड़ने पर मार्क बेली के घर में दाखिल हो जाएं। रिकी हैरिस के अकाउंट की मालूमात के बाद माइकल ने हर एहतियात और शक को बालाए ताक रख दिया था। उसके नजदीक ये फैसलाकुन घड़ी थी और तेज एक्शन का वक्त था, लिहाजा उसे पेट्रोलियो और शेरिफ की धुलाई करने में कोई आर महसूस ना की। कुछ गड़बड़ लग रही है, थॉमस ने जवाब दिया। उसकी गाड़ी तो खड़ी है। हैकिंस ने अतराफ का जायजा लिया, गन होल्स्टर से निकालकर कोट के नीचे कर ली। थॉमस चौंक उठा। थॉमस ने साइड में खड़े होकर दस्तक दी। मार्क, दरवाजा खोलो, हैकिंस चिल्लाया। कोई रद्दे अमल ना हुआ। हैकिंस ने गन निकाल ली और थॉमस को इशारा किया। थॉमस ने दरवाजे की दूसरी साइड से हाथ बढ़ाकर दरवाजे की नॉब को घुमाया, लेकिन वो लॉक था। थॉमस ने नफी में सर हिलाकर हाथ हटा लिया। हैकिंस ने अगले ही लम्हे फायर करके लॉक उड़ा दिया। थॉमस ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। दोनों ने इंतजार किया, फिर हैकिंस ने थॉमस को बाएं जानिब इशारा दिया। दोनों मुकम्मल अलर्ट हालत में अंदर झपटे। थॉमस बाएं रुख पर गया और हैकिंस दाएं। मार्क, हैकिंस फिर चिल्लाया, मगर खामोशी तारी रही। मैं ऊपर जा रहा हूं, तुम ग्राउंड फ्लोर को देखो, हैकिंस ने कहा। अभी हैकिंस अंदरूनी जीने के सहारे ऊपर पहुंचा ही था कि उसे थॉमस की आवाज सुनाई दी। वो उल्टे कदमों वापस हुआ। थॉमस लिविंग रूम में मौजूद था। एक कुर्सी के साथ मार्क बेली बंधा हुआ था। उसका मुंह खुला था और दोनों हाथ अतराफ में लटक रहे थे। खत्म, थॉमस ने हैकिंस की सवालिया नजरों का जवाब दिया। यहीं रुको, हैकिंस ने कहा। फिर उसने मोहतात अंदाज में पूरे मकान की तलाशी ली। मकान खाली था। हैकिंस वापस लिविंग रूम में आ गया। स्टेशन को फोन कर दो। हैकिंस ने मार्क बेली का जायजा लिया, फिर मुख्तसर लिविंग रूम में नजर दौड़ाई। सोफे के करीब 3 दिन के अखबारात मौजूद थे। अखबार में नॉर्थन वाली स्टोरी का सफा सामने था। मेज पर कानूनी कागजात का मुख्तसर ढेर था। कागजात फोल्डर में थे। फोल्डर पर मोटे मोटे अल्फाज में लिखा था, द लास्ट विल एंड टेस्टिमेंट ऑफ विलियम स्टीव बेली। स्टीव मार्क का भाई और नॉर्थन का मरहूम बाप था। कागजात उसकी वसीयत से मुतालिक थे। हैकिंस ने सरसरी मुताला शुरू कर दिया। वसीयत के सफ़े पर उसकी निगाह जम गई। दूसरे पैराग्राफ का उसने बगौर मुताला किया और सर पीट कर रह गया। क्या हुआ? थॉमस ने सवाल फेंका। हम अहमक थे। माइकल शुरू से ठीक जा रहा था, हैकिंस ने कहा। हाँ, मार्क के कत्ल के बाद तो यकीनन केस का रंग बिल्कुल बदल गया है, थॉमस ने तबसरा किया। हाँ, ताहम हर जुर्म का कोई बुनियादी अहमियत रखता है, हैकिंस ने इत्तफाक किया। क्या हम मुहर्रिक से दूर हैं? थॉमस ने पूछा। ये रहा मुहर्रिक। हैकिंस ने वसीयत का सफा नंबर थॉमस के आगे कर दिया। डेजी हैरान थी कि दोपहर तक कॉल करने वालों का रवैया कैसे बदल गया। हालांकि वो सुबह नॉर्थन से बात करके बहुत परेशान और रंजीदा थी, लेकिन अब अक्सरियत नॉर्थन के हक में बोल रही थी। नॉर्थन के सुबह के बयान की तफसील ने कई नाजुक सवालात उठा दिए थे। आखिर में डेजी ने रोते हुए सवालात पूछे थे। इन सवालात ने सामईन के दिल के तारों को छेड़ दिया था। अगर कोई जवान आदमी ये बात करता तो उसका कोई जज्बाती असर ना होता। ये बात किसी के हलक से नहीं उतर रही थी कि एक कमसिन लड़का कैसे 3 जवान आदमियों को मार सकता है, जबकि इनमें से 2 का ताल्लुक तरबियत याफ्ता पुलिस ऑफिसर से था और लड़का कैद में था। वो हंसता बच्चा था, कोई कमांडो नहीं। डेजी इस वक्त नॉर्थन से बात करते हुए यके बाद दीगर मुख्तलिफ नजरियात कायम कर रही थी और सामईन से भी निपट रही थी। दफतन ऑपरेटर की आवाज आई। माफ कीजिएगा जनाब, कॉलर से अलग ही एक इमरजेंसी फोन है जनाब, बात करें। डेजी ने हैरत के एहसास के साथ एक बटन दबाया और इमरजेंसी कॉल प्रोग्राम में गुफ्तगू में शामिल हो गई। नॉर्थन, मैं ब्रेडिक काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट का लेफ्टिनेंट माइकल बात कर रहा हूँ, आवाज आई। 1 मिनट जनाब, डेजी की आवाज में एहतजाज था। प्लीज डेजी, मुझे बात मुकम्मल करने दो, वक्त कम है, वरना बाद में हम सब पछताएंगे। नॉर्थन इस वक्त शदीद खतरे में है।
माइकल की आवाज में शाइस्तगी और सच्चाई के साथ इल्तिजा का अंसर था। डेजी ने हस्बे सलाहियत महसूस कर लिया कि माइकल सच बोल रहा है। ठीक है मिस्टर माइकल, गो नाउ, डेजी ने कहा। शुक्रिया। नॉर्थन, तुम जहां भी हो वहां से फौरन निकल जाओ। तुम्हारा फोन नंबर ट्रेस हो गया है और जाली पुलिस ऑफिसर के पास है जिसने पहले ही 2 पुलिस अफसरान को हलाक कर दिया है। तुम बच गए थे, अब वो तुम तक पहुंचने वाला है। माइकल की आवाज में बेचैनी थी। इधर नॉर्थन का चेहरा पीला पड़ गया। डेजी के चेहरे का रंग भी बदल गया। तुम्हें कैसे पता चला? नॉर्थन ने गोया डेजी का सवाल छीन लिया। बेटा, इन बातों का वक्त नहीं है, इन्हें बात के लिए रखो। जल्दी करो, वहां से भाग जाओ। असल बात तक पहुंचने में मुझे पहले ही काफी देर हो गई है। माइकल की आवाज आई। मैं कैसे यकीन करूं कि ये कोई चाल नहीं है? नॉर्थन ने कहा। फिल वक्त तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बेटा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। भाग जाओ, प्लीज भाग जाओ, माइकल ने कहा। कहां जाऊं? नॉर्थन के पेट में बल पड़ने लगे। डेजी, मुझे 1 मिनट के लिए डेड एयर पर कर दो प्लीज, माइकल ने कहा। सामईन अब तक खामोशी से यह सनसनीखेज बातचीत सुन रहे थे जिसमें 1 मिनट का वक्फा आने वाला था। डेजी माइकल का असल मुद्दा समझ गई थी। उसने फुर्ती से हिदायत जारी की। उसका दिलो दिमाग दोनों कह रहे थे कि नॉर्थन केस का ड्रॉप सीन होने वाला है। ऑफिसर, तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है, तुम अब ऑफ एयर हो। नॉर्थन के अलावा सिर्फ मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ, डेजी ने माइकल को इत्तला दी। नॉर्थन सब सुन रहा था। उसे लगा कि अचानक उसकी दुनिया बहुत मुख्तसर रह गई है, सिर्फ वो और माइकल नामी पुलिस ऑफिसर। डेजी की क्लियरेंस मिलते ही माइकल ने नॉर्थन से बात शुरू कर दी। उसकी निगाह घड़ी पर थी। वो मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा था जिसके मुताबिक नॉर्थन को पता चला कि उसके कत्ल का मंसूबा किसी और ने बनाया था और पुलिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 20 सेकंड खत्म होने तक नॉर्थन को मजीद मालूम हुआ कि पुलिस सरगर्मी से उसे तलाश कर रही है और उसी को पुलिस का कातिल समझ रही है। अगर उसने मज़ाहिमत की तो पुलिस उसे खत्म कर देगी। तीसरी इत्तला ये थी कि कुरए अर्ज पर सिर्फ माइकल उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और वो नॉर्थन को बेकसूर तस्लीम करता है। मैदान में नॉर्थन अब तन्हा नहीं है, मजीद ये कि उसका आखिरी चांस है और उसे माइकल पर भरोसा करना है। नॉर्थन की बचत का सामान उसी में मौजूद है कि वो खुद को माइकल के हवाले कर दे। 40 सेकंड होने वाले थे। नॉर्थन, तुम्हें टाउन स्क्वायर के मिनकी मखरूती मीनार तक पहुंचना है जो ल्यूस एंड क्लार्क मेमोरियल के नाम से मशहूर है। मैं ब्राउन सूट और नीली शर्ट में होऊंगा, तो मुझे पहचान लोगे, माइकल ने बताया। नॉर्थन ने फोन रखकर एलेक्स को देखा। तुम्हें भरोसा है इस पर? एलेक्स ने सवाल किया। नॉर्थन ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, यस। एलेक्स ने नॉर्थन को ल्यूस एंड क्लार्क मेमोरियल टावर की लोकेशन समझाई। नॉर्थन ने जूतों के तस्मे दुरुस्त किए और तैयार हो गया। बर्नी नामी कुत्ता एलेक्स के साथ खड़ा था। नॉर्थन उदासी से मुस्कुराया, फिर एलेक्स के गले लग गया। शुक्रिया दोस्त, वो बोला। एलेक्स ने जेब में हाथ डालकर एक्समैन का प्लास्टिक का छोटा सा मुजस्मा निकालकर नॉर्थन को दे दिया। इसे रख लो, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की अलामत रहा है, एलेक्स ने कहा। नॉर्थन ने तशक्कुर आमेज नजरों से एलेक्स को देखा और एक्समैन को सामने वाली जेब में रख लिया और हाथ हिलाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। इसी वक्त पुलिस गार्ड्स के सायरन की मध्यम सी आवाज आना शुरू हो गई। निकल जाओ, वो भी दूर हैं, एलेक्स चिल्लाया। नॉर्थन ने दौड़ लगा दी। वो तहखाने से निकलकर अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे वही मखसूस आवाज सुनाई दी जो उसने पुलिस स्टेशन में सुनी थी। उसका दिल रुक सा गया। हाय नॉर्थन, पॉइंटर की आवाज आई। उसकी चलाई हुई गोली ने भागते हुए नॉर्थन की करीबी दीवार को उधेड़ दिया था। नॉर्थन घुटनों के बल गिरा। हुक्म में कातिल के कदमों की धमक मौजूद थी। वो लौट लगा कर उठा और अंधाधुंध भागा। आलम दहशत में वो गलत सिमत में दौड़ा। इमारत के अहाते से निकलने का दरवाजा मुखालिफ सिमत में था। नॉर्थन का दिल बैठ गया। साइलेंसर लगे हथियार से दूसरा फायर हुआ। एंड इसी वक्त नॉर्थन खस्ता ब्लॉकों से उलझकर गिरा। वो फिर बच गया था, तहाँ मौत उसके सर पर थी। दफतन उसे पहलू में दर्द का एहसास हुआ। हुक्म में हड़बुंग की आवाजें बुलंद हुई। बर्नी की मुश्ताल को राहत सुनाई दी। नॉर्थन ने पलट कर देखा। एलेक्स ने बर्नी को पॉइंटर की जानिब धकेल दिया था। इस अचानक अफ्तार ने पॉइंटर को जमीन बोस कर दिया था और रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया था। कुत्ता उसके ऊपर सवार था और गर्दन पर मुंह डालने की कोशिश कर रहा था। मार दे बर्नी, मार दे, एलेक्स चिल्ला रहा था। पॉइंटर इस वक्त भी पुलिस के लिबास में था। नॉर्थन के लिए सुनहरी मौका था। वो उठकर सही सिमत में भागा। वो जान तोड़कर दौड़ रहा था। उसे खबर थी और माइकल ने भी बता दिया था कि पेशावर कातिल उसके पीछे है, लिहाजा उसके पास मोहलत कम थी।
एलेक्स और बर्नी ज्यादा देर पॉइंटर जैसे खूनी को रोक नहीं सकते थे। नॉथन तीर की तरह इमारत से निकल गया। पुलिस सायरन की आवाजें ज्यादा वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। एलेक्स के समझाए हुए नक्शे के मुताबिक नॉथन का रुख टाउन स्क्वायर की जानिब था। वो इस वक्त सड़क पर था जब उसने एक बार फिर उकुम में मखसूस कदमों की धमक सुनी। साथ ही एक पुलिस कार सड़क पर नमूदार हुई। पॉइंटर ने रफ्तार कम कर ली, साइलेंसर मैग्नम से अलग करके जेब में डाला और गन होल्स्टर के सुपुर्द करके आम सी रफ्तार में चलना शुरू कर दिया। कार का सायरन उसके फासले की निशानदही कर रहा था। नॉथन उसके नमूदार होने से पहले ही सड़क पार करके एक स्कूल में घुस चुका था। पुलिस कार पॉइंटर के करीब से गुजरी तो उसने बेपरवाही से हाथ हिलाया और सड़क की दूसरी जानिब स्कूल का रुख किया। शेरिफ मर्फी के स्पेशल स्क्वाड में पुलिस की 13 अदद गाड़ियां थीं जो नॉथन को तहवील में लेने के लिए वेस्ट अपार्टमेंट की जानिब जा रही थीं। डेजी के प्रोग्राम में माइकल की कॉल ने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी थी। सख्त हैजानी कैफियत थी। अपनी नौयत का अजीब और पुरस्कार तरीन केस अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। खबर जंगल की आग की तरह फैली थी। मीडिया जाए वकुआ पर टूट पड़ा था। माइकल ने 1 मिनट तक नॉथन से ऑफ एयर बात की थी, इसलिए मीडिया, पुलिस, दोस्त और दुश्मन सब बेखबर थे कि माइकल कहाँ है। स्पेशल स्क्वाड का डिप्टी स्टेडमैन आखिर में पहुंचा था। टीम का लीडिंग स्नाइपर था। 7 आदमी हथियार बदस्त निहायत सरत के से मंजिल पर पहुंचे जो फोन नंबर से पता मैच करता था। वो इस इमारत अपार्टमेंट नंबर 612 था। पहले आदमी ने लात मारकर दरवाजा खोला और झुकी हुई हालत में बाएं जानिब से अंदर घुसा। दूसरे सीधी हालत में दाएं जानिब से इल्गार की। 3 तक गिनती करने के बाद बाकी अफराद भी अंदर घुस गए। हथियार उनके शानों पर तैयार हालत में थे। कोई हरकत नहीं। लिविंग रूम में सियासी माइल रंगत का बच्चा सोफे पर नीम दराज था। हेलो ऑफिसर्स, वो इत्मीनान से उठकर बैठ गया। वो सब एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। नॉथन कहाँ है? किसी ने सवाल किया। भाग गया, वो बच्चा बोला। कहाँ गया? पुलिस वालों ने पूछा। पुलिस को मारने, एलेक्स ने जवाब दिया और सुकून से बोला। तुम सब अहमक हो। नॉथन बेकसूर है। कातिल पुलिस की वर्दी में है। वो नॉथन को मारने आया था। मेरे कुत्ते ने नॉथन को बचा लिया, लेकिन वो कमीना मेरे कुत्ते को खत्म कर गया। कुत्ते की लाश अहाते में पड़ी है। कातिल ने जो गोलियां चलाई थी उसके निशानात तुम लोगों को अहाते में मिल जाएंगे। कातिल की जाली वर्दी की दाएं आस्तीन फट गई है। उसी ने तुम्हारे आदमियों को मारा था। अब जाओ और नॉथन को बचाओ। वो टाउन स्क्वायर की तरफ गया है, एलेक्स कहता रहा। नॉथन की सारी जान टांगों में सिमट आई थी। उसे इल्म था कि कातिल पीछे है, जो पुलिस कार की वजह से धीमा पड़ गया था। लेकिन ये मोहलत मुख्तसर थी। वो कातिल को पहचान गया था। ये वही शख्स था जिसने पुलिस स्टेशन में नॉथन पर हमला किया था और वो 2 पुलिस वालों की जान ली थी। इस दरिंदे की गिरफ्त में आने का मतलब फौरी मौत के सिवा कुछ भी नहीं था। नॉथन ने स्कूल की अंदरूनी इमारत का चक्कर काटा और उकबी से में निकल गया। दीवार की बुलंदी देखकर इस पर दहशत और मायूसी का हमला हुआ। उसने आलमे वहशत में इधर उधर देखा। उसकी निगाह दीवार के साथ मौजूद दरख्त पर पड़ी। वो लपक कर बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ता चला गया। धमाका हुआ और गोली इसकी कमर के करीब शाख से टकराई। अगले लम्हे वो दीवार की दूसरी जानिब लटका हुआ था। ताहम एक सानिये के लिए उसे हैरत हुई कि साइलेंसर की मौजूदगी में धमाका क्यों हुआ। सोचने का वक्त नहीं था। वो दीवार से नीचे कूद गया। हालात बदल गए थे। अब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए नहीं भाग रहा था, बल्कि जान बचाने के लिए भाग रहा था, पुलिस और हिटमैन दोनों से। उसकी वाहिद उम्मीद माइकल नामी ऑफिसर था। कुछ देर बाद वो मरकजी सड़क पर था। वो गाहे गाहे हुक्म में भी देख रहा था। उसे एहसास था कि बिल्डिंग के अहाते में इसे पहलू में गोली लगी है। ताहम वो हैरान था कि वो अब तक भाग कैसे रहा है। यहाँ सड़क पर कदरे रश था। वो गाड़ियों और लोगों से बचता बचाता झुकाइयां देता हुआ जाविये बदल बदल कर निकलता जा रहा था। रह रहकर उसके पहलू में टीस उठती। एक जगह मौका पाकर वो पार्क गाड़ी के पीछे बैठ गया। दाएं बगल के नीचे टी शर्ट खून आलूद हो रही थी। उसने शर्ट ऊपर करके जख्म का जायजा लिया। बगल से कुछ नीचे कई इंच लंबा मार्कर की मोटाई के बराबर बदनुमा सा निशान था। वो अहाते में ठोकर खाकर गिरने की वजह से बाल बाल बचा था। नॉथन ने शर्ट नीचे की और खड़ा हो गया। टी शर्ट की हालत बहुत बुरी थी। रुको, तुम नॉथन हो? रुक जाओ। नॉथन के पीछे एक रेस्टोरेंट था। दरवाजे में एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। इसे पकड़ो, वो पुलिस का कातिल है, रोको उसे। आवाज आ रही थी। नॉथन ने मुड़कर नहीं देखा और भाग निकला, लेकिन वो आवाज पॉइंटर के कानों तक पहुंच गई, जो ज्यादा दूर नहीं था। जल्दी उसे चीख पुकार करते आदमी को देख लिया। पॉइंटर उसके हाथ के इशारे की जानिब लपका।
इस वक्त कमांडो वैन में शेरिफ मर्फी स्नाइपर 1 का पैगाम वसूल कर रहा था। स्नाइपर 1 डिप्टी स्टेटमैन का कोड नेम था। स्टेटमैन ने वेस्ट अपार्टमेंट से जो रिपोर्ट दी थी उसे सुनकर शेरिफ मर्फी दंग रह गया था। उसे कमांडो वैन में लगा नक्शा देखा और तेजी से नई हिदायत जारी करना शुरू कर दी। पुलिस ऑपरेशन एकदम तब्दील हो चुका था। वेस्ट अपार्टमेंट में से जो इत्तलात मौसूल हुई थी उसके मुताबिक इलाके में मौजूद हर एक पुलिस एहलकार तक हिटमैन का हुलिया बसरत पहुंच गया। मीडिया के घाक शिकारी अपने अपने अंदरूनी जराये से पल पल की खबर लेकर नशर कर रहे थे। एक हंगामा बरपा था। डेजी ने एक अदर टीवी स्टूडियो में मंगवा लिया था। उसकी नजरें टीवी पर थीं। वो अपने करियर की अहम और मौसर तरीन कवरेज पेश कर रही थी। इस केस से उसकी जज्बाती वाबस्तगी भी थी। मार्क बेली के कत्ल की खबर एक समाज शिकन धमाके की तरह थी। सीधा साधा केस करवटें बदलता हुआ इस मकाम पर पहुंच गया था जहां वो हर मिनट एक नया रंग बदल रहा था। टीवी पर मुर्दा बर्नी कुत्ते की तस्वीर भी दिखाई जा रही थी। नॉर्थन की हर बात सच साबित हुई थी। माइकल का जिक्र भी वक्फे वक्फे से हो रहा था। डेजी खुलकर इजहार ख्याल कर रही थी। ताम उसकी धड़कनें काबू से बाहर थीं, क्योंकि तमाम लोगों के साथ वो भी जानती थी कि नॉर्थन के सर से मौत अभी तक टली नहीं है। अवाम नॉर्थन की बजाय पुलिस के खिलाफ हो गई थी। ताहम माइकल का रोल सामने आने के बाद ये मुखालिफत कदरे कम हो गई थी। बाद स्पेशल स्क्वाड के डिप्टी स्टेटमैन की रिपोर्ट लीक होते ही मुखालिफत की शिद्दत में मजीद कमी आई थी। नॉर्थन, माइकल और पॉइंटर तीनों तेजी से रंग बदलते ड्रामे की जुजियात से बेखबर थे। स्लेयर ने एहतियातन अपना ठिकाना तब्दील कर दिया था और फौरी तौर पर सैमी के हमरा एक और कातिल रवाना कर दिया था कि जितनी जल्दी हो सके पॉइंटर को ठिकाने लगा दे। हालांकि उसे खदशा था कि दोनों हिटमैन बर वक्त पॉइंटर तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर पॉइंटर जिंदा पुलिस के हाथ आ गया तो स्लेयर को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। वो इस वक्त को कोस रहा था जब मार्क बेली के हवाले से पॉइंटर मंसूबा लेकर आया था और स्लेयर ने हामी भर ली थी। एक तरफ पेट्रोली अपने बाल नोच रहा था, दूसरी तरफ हैकिंस सेलफोन पर माइकल से राब्ते की नाकाम कोशिशें कर रहा था। सड़क पर रश बढ़ चुका था। ताम पॉइंटर नॉर्थन को ताड़ चुका था। उसके नजर में आते ही पॉइंटर हजूम की लहरों में तार पैडों की तरह हरकत पजीर हुआ। उसकी आंखें शिद्दत इश्ताल से अंगारा हो रही थीं। टांग बराबर छोकरे ने पॉइंटर जैसे सफाक हिटमैन को बर्बाद कर डाला था। पॉइंटर दौड़े बगैर बड़ी सफाई और सरत से रास्ता बना रहा था। दोनों के दरमियान फासला महज 50 गज रह गया था। नॉर्थन बेखबर था कि उसे देख लिया गया है और कातिल दम बदम करीब तर होता जा रहा है। दरमियान में अफराद की मौजूदगी ने पॉइंटर को गोली चलाने से बाज रखा हुआ था। उसने फैसला किया कि गिरफ्तारी का ढोंग रचाकर नॉर्थन को तहवील में ले लिया जाए, फिर तन्हाई में उसकी दुर्गत बनाकर कत्ल कर दिया जाए। लड़का भी कम फुर्तीला नहीं था। पॉइंटर ने अंदाजा लगाया कि अब भी नॉर्थन को छापने के लिए उसे कम से कम 3 मिनट दरकार है। ताहम वो इस बात से लाइल्म था कि वाकयात के तेजी से बदलते हुए सिलसिले में एक और गैर मुतवक्का मोड़ आने वाला है। नॉर्थन को मखरूती संगी मीनार नजर आने लगा था। वो नई उम्मीद और तवानाई के साथ मंजिल की जानिब बढ़ रहा था। पीछे रेस्टोरेंट के दरवाजे पर जिसने भी नारेबाजी की थी उसने नॉर्थन के आसाब कशीदा कर दिए थे। अगर इस वक्त कातिल ज्यादा दूर नहीं था तो यकीनन इसने वो चीखों पुकार सुन ली होगी। नॉर्थन का दिल चाहा कि उकुब का जायजा ले। ये ख्याल आते किसी ने उसे पीछे से बुरी तरह जकड़ लिया। उसके दोनों हाथ भी जकड़बंदी में आ गए थे। मिस्टर नॉर्थन, खेल खत्म हो गया। कातिल की सरगोशी उसकी समाज से टकराई। छोड़ दो मुझे, नॉर्थन चिल्लाया। वो मजबूत गिरफ्त में केचुए की तरह कुलबुला रहा था, साथ ही लातें भी चला रहा था। पॉइंटर ने बासानी से ऊपर उठा लिया। नॉर्थन ने अंदाजे से अपना सर पीछे फेंका जो पॉइंटर की नाक से टकराया। उसके हलक से एक वजनी गाली बरामद हुई। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और मचलता हुआ नॉर्थन फिसलकर सड़क पर आ गया। वो चारों हाथ पैरों के बल भागने की पोजीशन में था। हरकत मत करना, पॉइंटर की पुरगज़ब गुर्राहट सुनाई दी। नॉर्थन ने देखा कि वो गन निकाल चुका है जो जिसका रुख उसके सीने की जानिब था। इतने करीब से बचत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अवाम भी मुतवज्जा हो चुकी थी। इसे पकड़ो, ये नॉर्थन है, पुलिस का कातिल। माइकल टाउन स्क्वायर पहुंच चुका था। इससे पहले स्नाइपर स्टेट ने संगी मीनार की खिड़की में पोजीशन संभाल ली थी। माइकल ये देखकर हैरान रह गया कि टाउन स्क्वायर में बेहद हजूम था। लोगों के अलावा वहां पर काउंटी की दर्जनों पुलिस की गाड़ियां भी नजर आ रही थीं। मीडिया भी कसीर तादाद में मौजूद था। माइकल सोचा था कि टाउन स्क्वायर से मुतालिक बातें उसने नॉर्थन से की थीं, वो ऑन एयर नहीं की गई थीं। फिर ये क्या तमाशा है? मैं बेकसूर हूं, पुलिस को इस आदमी ने मारा था, नॉर्थन चिल्लाया।
पॉइंटर का चेहरा सुर्ख हो गया। नीचे लेट जाओ लड़के। इसने खतरनाक अंदाज में गन को जुम्बिश दी। नॉर्थन लोगों की कतार के पीछे से निकल जाना चाहता था। मैंने कुछ नहीं किया, वो फिर चीखा। ये पुलिस वाला नहीं है, मुझे इसे बचाओ। उसने इमदादी निगाहों से इधर उधर देखा, ताहम किसी ने ताउन के लिए हरकत नहीं की। मेरी बात का यकीन करो, इसने गोलियां चलाकर मुझे जख्मी किया, ये देखो। वो फिर से बोला था। नॉर्थन ने खून आलूद शर्ट की जाने भी इशारा भी किया। बिजनेस सूट में मलबूस एक दराज कामत छुरेरे बदन का फर्द बिलाखिर आगे बढ़ा। अजनबी दोनों से महज 2 गज के फासले पर था। उसके बालों में सफेदी झलक रही थी और नफासत से तरशी हुई छोटी सी दाढ़ी भी सफेद बालों से पुर थी। नॉर्थन ने उसकी आंखों में हमदर्दी की झलक देखी। मेरा नाम एल्बर्ट है, मैं वकील हूँ। ऑफिसर, मैं तुम्हारी वर्दी पहचानने में नाकाम रहा हूँ, तुम कहाँ से आए हो? वो बोला। पॉइंटर के जब्त के बंधन टूटने लगे। वो एक कदम आगे बढ़कर बोला, मेरा ताल्लुक ब्रैडिक काउंटी पुलिस से है, ये नौजवान कई कत्ल कर चुका है। पॉइंटर ने कहा। बात यह है मिस्टर, वकील ने संजीदगी से कहा, ये ब्रैडिक काउंटी नहीं है, जाओ वहीं पर रहो, जो कुछ करना यहाँ की पुलिस ने करना है। वकील ने कहा। नॉर्थन के लिए इसे बेहतर मौका मिलना नामुमकिन था। वो हतल इम्कान फुर्ती से लोगों के पीछे गायब हो गया। पॉइंटर देख रहा था। उसकी आंखें हल्कों से उबल पड़ी। उसने बेधड़क गोली दाग दी। गोली एक खातून की टांग में लगी। पॉइंटर गुस्से से नीम पागल हो चुका था। वो वकील की तरफ मुड़ा और बेतहाशा फायर किया। गोली बूढ़े वकील के पेट में लगी और वो पेट पकड़कर आगे की जानिब झुकता चला गया। नॉर्थन के मुंह से झाग निकल रहे थे। वो फिर हजूम की जानिब घूमा। पब्लिक हरासा अंदाज में इधर उधर खिसकने लगी। इसी अस्ना में नॉर्थन 50 गज दूर निकल चुका था। पॉइंटर गालियां देता हुआ अपने शिकार की जानिब लपका। चूहे बिल्ली की दौड़ फिर से शुरू हो गई थी। माइकल पहले धमाके को बैकफायर समझा। फौरन ही गोली के दूसरे धमाके ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। उसने ताजा जाय वारदात का रुख किया। डिप्टी स्टेडमैन वहां से फासले पर था। उसकी समझ में कुछ ना आ सका। उसकी टेलीस्कोप ने सबसे पहले माइकल का अहाता किया, जो वर्दी में नहीं था। दूसरी बार टेलीस्कोप ने खस्ता हाल नॉर्थन को टाउन स्क्वायर से करीब होते देखा। स्टेडमैन के दिल ने एक धड़कन मिस कर दी। उसने तेजी से टेलीस्कोप राइफल के जाविये बदले और अजनबी पुलिस ऑफिसर को फोकस कर लिया, जिसकी एक आस्तीन फटी हुई थी। उसके हाथ में मौलिक हथियार था और वो नॉर्थन से करीब होता जा रहा था। फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा था। उसकी तेजी से पोजीशन बदलकर राइफल सीधी की। माइकल की नजर बैक वक्त नॉर्थन और पॉइंटर पर पड़ी थी। बड़ी नाजुक सूरत हाल थी। नॉर्थन का हाल बुरा था। उसकी कमीज खून आलूद थी। मुसल्ला पॉइंटर के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। माइकल ने साफ महसूस किया था कि नॉर्थन के कदमों में जान नहीं रही। या तो वो गिर जाएगा या बेरहम कातिल की गिरफ्त में फंस जाएगा। माइकल गन हाथ में लिए सड़क से रास्ता बना रहा था। उसे यकीन हो चला था कि वो बरवक्त नॉर्थन तक नहीं पहुंच सकेगा। मीडिया ने मस्कूरा काउंटी में बेशतर वसाइल झोंक दिए थे। डेजी ने पहली बार अपने प्रोग्राम में टीवी का सहारा लिया था। एक्शन न्यूज वालों ने हेलीकॉप्टर भी भेजा हुआ था। कॉप्टर के कैमरामैन के पास बड़े साइज का टेलीफोटो लेंस था। एक्शन न्यूज की वजह से टीवी से लगे नाजरीन होलनाक ड्रामे का सनसनीखेज क्लाइमैक्स बराह रास्त देख रहे थे। रिकी हैरिस के बाद मुतनाज़ा तरीन मकबूल केस लाशों से पुर होता जा रहा था। रिकी हैरिस के बाद 2 पुलिस वाले, फिर मार्क बेली, फिर बर्नी कुत्ता, फिर बूढ़ा वकील जिसकी हलाकत कंफर्म नहीं हुई थी। एक खातून भी जख्मी हुई थी। आखिरी लाश नॉर्थन की गिरनी थी या पॉइंटर की? पॉइंटर को तो बहरहाल मरना ही था। वो खुद भी इस बात से आगाह था। डेजी पलके झपकना भूल गई थी। उसे ख्याल आया कि काश वो ये सब ना देखती। मुसल्ला कातिल उड़खड़ाते हुए नॉर्थन के सर पर था। पॉइंटर ने अपना बाजू नॉर्थन के गले में डाल दिया। माइकल अब भी 30 फीट के फासले पर था। उसने देखा कि नॉर्थन निढाल है। उसकी आंखों में दहशत ने पड़ाव डाल रखा था। माइकल फासला मजीद कम करते हुए चिल्लाया, मिस्टर, हथियार फेंक दो। माइकल ने उसे ऑफिसर कहकर मुखातिब नहीं किया था। पॉइंटर को झटका लगा। उसने नॉर्थन को एक बार फिर जमीन से उठाकर अपने सामने कर लिया और घुमा। पीछे हट जाओ वरना मैं इस फितने का सर खोल दूंगा। पॉइंटर का मैग्नम नॉर्थन की कनपटी से लगा था। मैं कहीं नहीं जा रहा। बच्चे को छोड़ दोगे तो जिंदा रहोगे। कोई गलत हरकत की तो मारे जाओगे। हर तरफ पुलिस है। माइकल ने दोनों हाथों से गन को थामा हुआ था। निशाना पॉइंटर की खोपड़ी थी। उसकी टांगें शूटिंग स्टाइल में फैली हुई थी। लेकिन वो खूब जानता था कि वो नॉर्थन को हिट किए बगैर पॉइंटर को निशाना नहीं बना सकता। ये काम कोई दूसरा भी नहीं कर सकता था। पॉइंटर के लिए सौदेबाजी का आखिरी पत्ता नॉर्थन था। जो सूरत हाल दरपेश थी उसे पॉइंटर के बचने के इम्कानात
बिल्कुल ही मासूम कर दिए थे और वो बखूबी इस बात से आगाह था, लिहाजा उसे नॉर्थन को खत्म करना ही था। कमांडो वैन में शेरिफ ने हथेली पर मुक्का मारा, फिर माइक्रोफोन पर स्नाइपर 1 से बात करने लगा। फासला 100 गज के करीब था। राइफल की साइड में लड़का और कातिल बहुत करीब थे। मजीद ये कि टारगेट साकिन नहीं था। शेरिफ, मेरा टारगेट कौन है, बच्चा या? शेरिफ ने सकूत इख्तियार किया और फिर बोला, पुलिसमैन। नॉर्थन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसके हाथ पैर बेजान से हो गए थे। उसने धुंधली आंखों से सामने वाले गनमैन को देखा, जो ब्राउन सूट और नीली शर्ट में मलबूस था। उसकी आंखों में नरमी के साथ उदासी थी। तो ये है लेफ्टिनेंट माइकल। नॉर्थन को ख्याल आया। उसे याद आया कि जेडी सेंटर से भागने के बाद इसने जिस घर में पनाह ली थी, वहां टीवी पर उसने माइकल को देखा था। क्या माइकल उसे बचा लेगा? स्नाइपर 1 टू कमांड, शॉट मिलते ही मैं फायर करूंगा, इजाजत चाहिए। स्टेटमैन ने निशाना बांधा। इजाजत है, आवाज आई। स्टेटमैन मुस्कुराया। उसका वक्त आन पहुंचा था। आज उसका बेहतरीन शॉट एक मुश्किल तरीन निशाना था। वो जिस रेंज से निशाना लेने जा रहा था, वहां हवाओं के दबाव में मामूली रद्दोबदल के बाइस अलमिया भी जन्म ले सकता था। स्टेटमैन ने अंगूठे से सेफ्टी को हटाया, गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को पुरसकून किया। तमाम तरह तवज्जो मरकूज करके टेलीस्कोप की क्रॉस लाइन को देखा। उसकी एक आंख बंद हो गई। अब वो सुकून से मुनासिब मौके का मुंतजिर था। पॉइंटर के सर का मामूली हिस्सा नजर आ रहा था। फिर वो मौका आ गया। पॉइंटर ने माइकल के उकुब में टावर को देखा। अगरचा इतनी दूर इससे इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा जरा देर के लिए वाज़ेह हो गया। पुलिस फोर्स और मीडिया का हजूम मौजूद था। लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। स्टेटमैन स्नाइपर 1 तैयार हालत में मौजूद था। मौका मिलते ही उसने सांस रोक ली और पॉइंटर की दाएं अब्रू का निशाना बांधकर उंगली का दबाव बढ़ा दिया। वो एक परफेक्ट शॉट था। पॉइंटर की पेशानी से खून का फवारा छूटा। वो जमीन पर गिरने से कबल ही हलाक हो चुका था। नॉर्थन के बदन को भी झटका लगा और वो जमीन पर जा गिरा। उसे कुछ खबर ना थी कि वाकया क्या पेश आया है। बस उसे ये एहसास था कि वो भी अभी तक जिंदा है और कातिल मारा जा चुका है। माअन उसने देखा कि अचानक पुलिस की कतार उसकी जानिब बढ़ रही है। नहीं, अब नहीं, उसका जहन चीखा और उसने पॉइंटर का मैग्नम उठा लिया। मैग्नम दोनों हाथों से पकड़कर वो चिल्लाया, रुक जाओ, दूर रहो मुझसे। पॉइंटर की कतार थम गई। माइकल दोनों के दरमियान आ गया। नॉर्थन, मैं माइकल हूं, वो बोला। यस सर, नॉर्थन ने कहा। हमने फोन पर बात की थी, हम दोस्त हैं, माइकल ने कहा। यस सर, नॉर्थन बोला। मामला खत्म हो गया है। तुम्हारी जिंदगी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? माइकल ने कहा। यस सर, नॉर्थन ने कहा। तो फिर गन फेंक दो, सब कुछ बदल गया है। माइकल की आवाज में नरमी और प्यार था। वो धीरे धीरे नॉर्थन की सिमत में बढ़ रहा था। अपनी गन उसने वापस जगह पर रख दी थी। नॉर्थन के होंठ कपकपा रहे थे। उसने माइकल की दोस्ताना आंखों में देखा और मैग्नम नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो साइड वॉक पर बैठ गया। माइकल आहिस्ता रवि से चलता हुआ उसके बराबर जाकर बैठ गया। नॉर्थन रो रहा था। माइकल ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। खुद उसकी आंखें भीगी हुई थीं। उसे लगा कि वो नॉर्थन नहीं बल्कि अपने मरहूम बेटे ब्रायन के साथ बैठा है। उसने किसी बाप ही की तरह मोहब्बत से नॉर्थन को अपनी आगोश में समेट लिया। मेरे बच्चे, सब ठीक हो गया है, माइकल ने सरगोशी की। अब तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, माइकल ने कहा। टीवी पर अनगिनत लोग ये जज्बाती मंजर देख रहे थे। डेजी के होंठ सख्ती से भिंचे हुए थे। उसका मेकअप खराब हो चुका था। नजर स्क्रीन पर जमी थी। डुबडुबाई आंखों के साथ लबों पर मुस्कुराहट थी। मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, वो बड़बड़ाई थी। खत्म शुद। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने इख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।